हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि कोई भी राज्य या प्रशासन एक लॉजिक पर चलता है। एक ऐसा सिस्टम जहां कुछ नियम होते हैं, सही और गलत का एक पैमाना होता है। बिल्कुल, एक सभ्य समाज की तो नींव ही इसी पर टिकी होती है कि वहां न्याय होगा। हाँ, हम मानकर चलते हैं कि एक जीपीएस की तरह सिस्टम हमें सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो जीपीएस ही अंदर से करप्ट हो जाए तो? मतलब एक ऐसी दुनिया जहां दिन और रात में कोई फर्क ना हो, जहां सोने और मिट्टी का भाव एकदम एक हो जाए। एग्जैक्टली जहां न्याय, तर्क और मूर्खता के बीच की जो लाइन है ना, वो पूरी तरह मिट चुकी हो। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था टिक सकती है? देखिए, अगर हम इतिहास या साहित्य को देखें, तो जब कोई प्रशासन इस तरह के तार्किक अंधेपन का शिकार होता है ना, तो वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखे, अंदर से एकदम खोखला हो चुका होता है। सही बात है। और आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा का केंद्र भी बिल्कुल ऐसी ही एक दुनिया है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1881 में लिखे गए नाटक अंधेर नगरी का एनालिसिस करेंगे। और ये बहुत ही कमाल का नाटक है। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि महज एक दिन में लिखा गया ये प्रहसन या कॉमेडी, जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक बच्चों की कहानी मान लेते हैं, वो असल में उस समय के समाज और भ्रष्ट नौकरशाही का कितना तीखा पर्दाफाश करता है। तो चलिए हंसी मजाक के पीछे छिपे इस गहरे यथार्थ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हाँ, पर इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना हमें 1881 के उस दौर को थोड़ा समझना होगा। ब्रिटिश हुकूमत वाला दौर। हाँ, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर चुके थे। नई पुलिस, नया न्यायतंत्र बन रहा था और आम जनता भयानक टैक्स और करप्शन के नीचे दब रही थी। अब भारतेंदु जी सीधे अंग्रेजों पर हमला तो कर नहीं सकते थे। हाँ, राजद्रोह का खतरा जो था। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने हास्य और व्यंग का ये मास्टरपीस रचा। अपनी बात भी कह दी और किसी को सीधे उंगली उठाने का मौका भी नहीं लिया। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका था। अच्छा, अगर हम कहानी के सेटअप की बात करें तो शुरुआत में एक महंत जी हैं। वो अपने दो शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास, हाँ, नारायण दास और गोवर्धन दास को अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने भेजते हैं। लेकिन भेजने से पहले वो एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं कि लोभ पाप का मूल है। मतलब लालच हर पाप की जड़ है। और यही जो चेतावनी है ना, वो इस पूरे नाटक का दार्शनिक आधार है। होता क्या है कि गोवर्धन दास घूमते हुए अंधेर नगरी के बाजार पहुंचता है और वहां उसे एक ऐसा अर्थशास्त्र दिखता है जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। बाजार में सब कुछ टके सेर बिक रहा है। हाँ, मुझे सोर्सेज में ये बात पढ़कर बहुत हैरानी हुई। मतलब सब कुछ एक ही दाम पर, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। साधारण सब्जी भी उसी रेट में और महंगी मिठाई भी उसी रेट में। बिल्कुल, सब कुछ टके सेर। पर अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से देखूं तो ये तो किसी यूटोपिया या सपनों की दुनिया जैसा लगता है ना, जहां कोई महंगाई नहीं है, एक गरीब आदमी भी आराम से महंगी मिठाई खा सकता है। तो ऊपरी तौर पे देखने में इसमें बुराई क्या है? यही तो भारतेंदु जी के व्यंग्य की सबसे बड़ी खूबी है। ये जो बाजार में समानता दिख रही है ना, वो किसी आदर्श राज्य का प्रतीक नहीं है, वो भयंकर विवेक शून्यता है, मतलब इर्रेशनैलिटी। अच्छा। हाँ, जब गोवर्धन दास अपने गुरु महंत जी को ये बताता है तो सोर्सेस के अनुसार महंत जी एक श्लोक कहते हैं, सेठ सेठ सब एक से, जहां कपूर कपास। मतलब जहां कीमती कपूर और साधारण कपास को एक ही तराजू में तौला जाए। एग्जैक्टली। कपूर अपनी खुशबू और औषधीय गुणों के लिए महंगा होता है और कपास बहुत साधारण चीज है। अगर कोई राज्य इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है वहां गुण और अवगुण में कोई अंतर नहीं है। ओ, समझ गई। मतलब एक विद्वान और एक मूर्ख, या एक ईमानदार अफसर और एक भ्रष्ट क्लर्क, दोनों की कीमत वहां बराबर है। बिल्कुल। और एक समझदार इंसान को ऐसी जगह एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जहां योग्यता का सम्मान नहीं होता, वो समाज पतन की तरफ जा रहा होता है। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला पॉइंट है। और ये खोखलापन सिर्फ अर्थव्यवस्था तक नहीं है। बाजार के जो बाकी किरदार है ना, जैसे कबाब वाला, घासीराम चने वाला, हलवाई और पाचक या चूरन बेचने वाला। हाँ, वो सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये लोग सिर्फ अपना सामान नहीं बेच रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो 19वीं सदी के समाज की कुरीतियों को बेच रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम चूरन बेचने वाले को ही देखें तो वो गाता है, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। बाप रे,
अमले मतलब सरकारी अधिकारी ना? हाँ, पुलिस और सरकारी महकमा। तो मतलब वो सीधे सीधे उस समय के करप्शन पर चोट कर रहा है। कैसे अधिकारी डबल रिश्वत लेकर उसे आसानी से पचा लेते थे। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, भारतेंदु जी ने धर्म के पतन पर भी करारी चोट की है। बाजार में एक जात बेचने वाला ब्राह्मण है। हाँ, जो टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी और हिंदू से क्रिश्चियन बनाने को तैयार है। देखिए, ये उस समय के धार्मिक पाखंड और महाजनी सभ्यता पर प्रहार है, जहां पैसा ही भगवान बन गया था। लोग पैसों के लिए अपना ईमान, अपना धर्म सब बेचने को तैयार थे। ये तो पूरे समाज का ही पतन दिख रहा है। और घासीराम का वो संवाद भी तो है ना, जो चने बेच रहा है। वो कहता है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। यहाँ टिकस का मतलब अंग्रेजों के टैक्स से है। हाँ, टैक्स। ये अंग्रेजों की कर नीतियों का सीधा मजाक है। एक तरफ अकाल पड़ रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज लगान दुगना कर रहे थे। मतलब भारतेंदु जी ने सड़कों पर बिकने वाले साधारण सामानों के जरिए पूरी ब्रिटिश सत्ता की धज्जियां उड़ा दी। एक साधारण सी कॉमेडी को क्या जबरदस्त पॉलिटिकल सटायर बना दिया। बिल्कुल। और जब बाजार का अर्थशास्त्र इतना बेतुका है, तो आप सोचिए वहां की न्याय व्यवस्था कैसी होगी। वो तो और भी भयानक होगी। और सोर्सेज में अंधेर नगरी की राज्यसभा का जो दृश्य है, वो इस पूरी डीप डाइव का मुझे सबसे डरावना और दिलचस्प हिस्सा लगा। हाँ, चौपट राजा का दरबार। नाम ही चौपट राजा है। तो दरबार में एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिए की दीवार गिरने से मर गई है। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे आज के कॉर्पोरेट सिस्टम की याद आ गई। जैसे किसी बड़ी कंपनी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए और जो मैनेजमेंट है वो अपनी गलती छिपाने के लिए आखिर में किसी इंटर्न को नौकरी से निकाल दे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही मानसिकता है यहाँ भी। यह एनालॉजी एकदम सटीक है। चौपट राजा सच जानना ही नहीं चाहता। उसकी कोई नियत ही नहीं है। उसे बस किसी एक इंसान को सजा देके फाइल बंद करनी है। बलि का बकरा चाहिए उसे बस। और फिर इल्जाम लगाने की जो चेन शुरू होती है वो तो हद ही है। कल्लू बनिया कहता है कि कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई, और कारीगर कहता है चूने वाले ने चूना खराब दिया था, बड़ी बना दी थी, और कसाई कहता है गठेरिये ने भेड़ बड़ी दे दी थी। मतलब ये तो कोई भी सुनेगा तो अपना सिर पीट लेगा। कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सबसे बेतुका बहाना तो गडेरिये का था। हाँ, वो कहता है कि जब वो भेड़ बेच रहा था तब वहां से कोतवाल की सवारी गुजर रही थी तो उसका ध्यान भटक गया। और राजा क्या करता है? राजा कोतवाल को ही फांसी की सजा सुना देता है। मतलब कोतवाल का सड़क से गुजरना कोई अपराध थोड़ी था। नहीं था, लेकिन वो नौकरशाही के उस अंधेपन का शिकार हो गया जहां वो इस ब्लेम गेम का आखिरी व्यक्ति था। जब किसी और पर दोष मढ़ने का ऑप्शन नहीं बचा तो उसी को बलि का बकरा बना दिया गया। ये दिखाता है कि जब सिस्टम जिम्मेदारी से भागता है तो सजा हमेशा सबसे कमजोर या उस इंसान को मिलती है जो बस गलत टाइम पे गलत जगह खड़ा होता है। पर मूर्खता की असली पराकाष्ठा तो फांसी के वक्त आती है। अरे हाँ, वो जो फंदे वाला सीन है, कोतवाल की गर्दन पतली है और फांसी का फंदा बहुत बड़ा बन गया है। बिल्कुल। तो सिपाही राजा से कहते हैं कि फंदा बड़ा है। और अंधा कानून क्या कहता है? वो फंदा छोटा नहीं करते। वो कहते हैं कि जाके किसी मोटे आदमी को पकड़ लो जो इस फंदे में फिट हो जाए। मतलब किसने अपराध किया, बकरी कैसे मरी, इससे अब कोई मतलब ही नहीं है सिस्टम को। बिल्कुल। उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर दिया है और वो पैरामीटर है मोटी गर्दन। जो भी उस पैरामीटर में फिट बैठेगा वही अपराधी है। ये तो बहुत ही भयंकर डार्क कॉमेडी है। और फिर बलि का बकरा कौन बनता है? गोवर्धन दास। वही गोवर्धन दास जो टके शेर की मिठाइयां खा खाकर मोटा हो गया। सिपाही उसे पकड़कर सीधे फांसी के तख्ते पर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज सोचना चाह रही थी। गोवर्धन दास के साथ जो हुआ, क्या हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष था? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब देखिए, हाँ, उसने बकरी नहीं मारी, लेकिन उसने जानबूझकर उस भ्रष्ट और बिना लॉजिक वाले सिस्टम में रहने का फैसला किया था ना, क्योंकि वहां उसे अपना फायदा दिख रहा था। सस्ती मिठाइयां मिल रही थीं। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। गोवर्धन दास सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो अपने लालच की वजह से उस सिस्टम का हिस्सेदार भी है। गुरुजी ने पहले ही कहा था ना, लोभ पाप का मूल है। हाँ, सस्ते लालच में उसने अपना विवेक खो दिया था। और जब आप किसी करप्ट सिस्टम के मजे लेते हैं तो आपको उसके अंधे कानूनों का शिकार होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और जब उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है तो वो रोता है और उसे अपने गुरु की याद आती है। और फिर बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह ऐन मौके पर महंत जी वहां पहुंच जाते हैं। और महान जी तो ज्ञानी है।
वो देखते ही समझ जाते हैं कि इस चौपट राजा को कोई भी लॉजिक या तर्क देके नहीं समझाया जा सकता। तो वो सिस्टम को हराने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का ही इस्तेमाल करते हैं, राजा के लालच का। बिल्कुल। महंत जी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और फिर गुरु शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगा। राजा भी हैरान हो जाता है कि लोग फांसी से भागते हैं, ये दोनों क्यों मरने के लिए लड़ रहे हैं। तब महंत जी वो मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसा शुभ मुहूर्त है कि अभी जो मरेगा वो सीधे स्वर्ग यानी बैकुंठ जाएगा। और ये सुनते ही चौपट राजा का बचा खुचा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वो कहता है कि मेरे रहते कोई और स्वर्ग कैसे जा सकता है, और वो खुद जाकर फांसी के फंदे पर लटक जाता है। देखिए, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक अविवेकी और भ्रष्ट व्यवस्था किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही अंतर्विरोधों और अपने ही लालच से नष्ट होती है। बिल्कुल। तो हमने इस पूरे नाटक के हर पहलू को समझा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि आज के दौर में इस डीप डाइव का क्या मतलब है। हम 19वीं सदी का नाटक आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सोर्सेज में इस पर एक बहुत ही मॉडर्न और विचारोत्तेजक नजरिया दिया गया है। वो क्या, आज के इस तकनीकी युग में जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम हमारे जीवन के बड़े फैसले ले रहे हैं, जैसे किसे नौकरी देनी है, किसे लोन देना है। हाँ, सब डेटा पे होता है आजकल। तो क्या हम अनजाने में एक नया डिजिटल चौपट राजा तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? ओह, डिजिटल चौपट राजा मतलब आप कह रहे हैं कि ये एल्गोरिदम ही आज की अंधेर नगरी बन सकते हैं? काफी हद तक। देखिए, AI मानवीय भावनाओं को नहीं समझता, वो किसी इंसान का संघर्ष या कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता। वो बस डेटा और कीवर्ड्स पर चलता है। अगर किसी कंपनी का AI ये तय कर दे कि जिस रेज्यूमे में लीडरशिप शब्द नहीं है उसे रिजेक्ट कर दो, तो वो ये नहीं देखेगा कि उस इंसान का असली टैलेंट क्या है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना, फंदा फिट करने वाली सिस्टम ने एक पैरामीटर बना दिया। अब चाहे इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर वो उस डेटा वाले फंदे में फिट नहीं हुआ तो वो बाहर। बिल्कुल। और यहाँ कपूर और कपास का फर्क सच में मिट जाता है। सच में ये तो और भी खतरनाक है। पुराने चौपट राजा को तो महंत जी ने बेवकूफ बना दिया था, पर इस डिजिटल मशीन को हम कैसे समझाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि तकनीक हमारी मदद के लिए है, लेकिन जब वो मानवीय तर्क और न्याय की जगह लेने लगे तो एक नई अंधेर नगरी ही बनेगी। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम महंत जी के उस आखिरी श्लोक पर आते हैं। वो कहते हैं, जहां धर्म, बुद्धि, नीति और सज्जन समाज नहीं होता, वो समाज चौपट राजा की तरह स्वतः नष्ट हो जाता है। और ये सिर्फ एक नाटक का एंड नहीं है, ये हर दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब नीतियां बिना दूरदर्शिता के बनती हैं तो उस ढांचे का गिरना तय है। खुद सोचना चाहिए। जरा सोचिए, जब कोई भी सिस्टम सिर्फ अंधानुकरण को, ब्लाइंड कंप्लायंस को इनाम देने लगे और सोचने समझने वाले दिमागों को किनारे कर दे, तो क्या वो दिन दूर है जब वो सिस्टम खुद अपने ही बनाए फंदे में झूल जाएगा? अगली बार जब आप किसी सिस्टम की खामियों को बस मजाक समझकर इग्नोर कर दें, तो याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद अंधेर नगरी के बाजार में खड़े हों। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।